तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ फिर क्लास 10th के चैप्टर दूसरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने कल अपलोड कर दिया था बहुत अच्छे ढंग से। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घवृत्तीय, लघुत्तरीय और न्यूमेरिकल का। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियोस को देख सकते हैं। और ये आज दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। इसी तरह मैं चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मतलब जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दूसरा चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में जो इसका भी न्यूमेरिकल आता है, मानव नेत्र में रंग बिरंगा संसार, इसका भी न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल को मैं अलग रखा हूँ, उसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल ही रहेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो वीडियो आएगी कल, तो जरूर इसको देख लीजिएगा, तब जाके पूर्ण रूप से आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज मैं पूरा क्वेश्चन आंसर बात कर दूंगा, पूरा बहुविकल्पीय, दीर्घवृत्तीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है जो कि कल मैं अपलोड कर दूंगा। 200 लाइक में रखा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको लिखने में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 200 लाइक में टारगेट रखा हूँ, उसको आप अचीव कराइए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टारगेट जान ही रहे हैं कि 5000 सब्सक्राइबर का है फर्स्ट टाइम अभी। देखिए ये भी हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारे पर जुड़ रहे हैं लड़के, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ चलते हैं। अब विकल्प का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। कह रहा है कि मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग होता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल पे। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। और मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता रहा हूँ कि मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है या दृष्टिपटल पर, उसी को बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा इसका आंसर आपको मालूम चल गया कि रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनाने वाला प्रतिबिंब, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, ऑप्शन ए सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन बी उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन सी सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, और ऑप्शन डी उल्टा होता है उल्टा ही दिखाई देता है। तो चलिए स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका सही आंसर बता दूं कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। क्या होता है, उल्टा होता है परंतु क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता है स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है स्टूडेंट यह कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमापी द्वारा कि परितारिका द्वारा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमापी द्वारा, ठीक है, पक्षमापी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब तक तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं और उसे सोचने या समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कह रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया पर, परितारिका पर कि पुतली पर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो स्वच्छ मंडल जिसे कार्निया कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ होता है, कार्निया पर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है, और याद भी होगा आप लोगों को, और याद भी कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है, जरा दूरदृष्टिता कि समंजन कि निकट दृष्टि कि दीर्घ दृष्टि। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि जो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को जो समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण होता है समंजन क्षमता द्वारा। क्या? समंजन क्षमता के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें की। और क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है और इस प्रकार भी पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या तो इस प्रकार पूछ लेगा कि स्वस्थ नेत्र के निकट दृष्टि होता है, निकट बिंदु होता है, चाहे तो इसी क्वेश्चन के इस प्रकार पूछ लेगा। चार ढंग से पूछता है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो इन चारों ढंग से किसी प्रकार भी एग्जामिनर पूछे तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 25 सेंटीमीटर के, 50 सेंटीमीटर के, 125 सेंटीमीटर के अनंत पर। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि इसका सही आंसर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु जो होता है, चाहे स्वस्थ दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6वां अगर क्लियर हो गया है आप लोगों को अच्छे ढंग से, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। वो निकट बिंदु था, ये दूर बिंदु पूछ रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के अनंत पर। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग अपना आंसर चूज किए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित कहाँ होता है? अनंत पर होता है। और वही निकट बिंदु रहता है तो 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, ये बात याद होना चाहिए। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ पे? तो अनंत पे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कि मैं आराम से पढ़ता हूँ, एक ही बात ध्यान से सुनिएगा। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। कह रहा है कि अगर श्यामपट्ट पे लिखा है तो उसको पढ़ लेता है, लेकिन आपके नज़दीक जो उसकी वस्तु बुक है उसको नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके दूर हो गया है। इसमें से आप बताइए कि वो श्यामपट्ट पर लिखा किसी चीज़ को पढ़ ले रहा है लेकिन उसके सामने रखी वस्तु को नहीं पढ़ रहा है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों क्या कारण है कि वह श्यामपट्ट की दूरी को श्यामपट्ट पर लिखे वस्तु अक्षरों को पढ़ लेता है और पाठ्य पुस्तक में जो वस्तु अक्षर लिखे गया है उसको नहीं पढ़ पाता है। तो विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु जो होता है उसके दूर हो गया हो। ठीक है, विद्यार्थी का नेत्र दूर बिंदु उससे क्या हो गया है? दूर हो गया है, इसलिए ठीक है नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए जल्द आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। क्या ऑप्शन सी अनंत पर, क्या ऑप्शन डी अनंत से कम दूरी पर। तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है कहाँ? अनंत से कम दूरी पर। क्या? अनंत से कहाँ पे? कम दूरी पर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे ढंग से इसे नोट कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष अगर दूर करना चाहता है तो किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए उसको। तो दोस्तों मैं बता दूं कि किस लेंस का प्रयोग करेगा, तो अवतल लेंस का। ठीक है, किस लेंस का? अवतल। निकट दृष्टि दोष के लिए अगर कोई लेंस में
अगर लेंस लगाना चाहता है अपने चश्मे में तो अवतल लेंस लगवाएगा, वही दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यही दूर दृष्टि दोष रहता तो हम अवतल लेंस, अरे उत्तल लेंस मारते, क्या उत्तल लेंस मारते। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष है इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया होगा स्टूडेंट। से चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, उसे समझेंगे और नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट ये कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे कि रेटिना के पीछे कि कहीं नहीं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग चूज कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का कि हरे रंग का। चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन जो होता है वो किसका? बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो रहा होगा ये चीज़, नहीं याद रहा होगा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए कि ऑप्शन सी बैगनी रंग के लिए कि ऑप्शन डी हरे रंग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो बैगनी रंग के लिए होता है। ठीक है, बैगनी रंग के लिए उसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पीय के मैंने टोटल 13 क्वेश्चन लिया है। अगर एग्जामिनर इस मतलब देगा तो देगा ही, इसमें से जरूर देगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस 13 में से ही आएगा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप पूरा एकदम 13 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का याद कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अति लघुत्तरीय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी विद सोल्यूशन के साथ। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो तुरंत शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक तो बनता है, लाइक तो आप करना है आपको किसी कीमत पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। चलिए स्टूडेंट देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे इसका कि मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान कहाँ से होता है? मस्तिष्क द्वारा होता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको नोट कर लेना। बहुत ही IMP प्रश्न, जितना क्वेश्चन बताऊंगा समझ लीजिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा, फिर देखिएगा एग्जाम में एकदम तड़का मचाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि तो चलिए स्टूडेंट उसका उत्तर लिखेंगे आप कि वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र से इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। और 25 सेंटीमीटर के नज़दीक अगर रख रहे हैं आप लोग तो आपकी आंखें उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगी, जितना स्पष्ट 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य, बहुत ही अच्छे ढंग से आप दर्शा सकते हैं। देख पा रहे हैं कितना वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कितना अच्छे तरीके से मैं लिखा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है आपसे कि दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष से
पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। कह रहा है कि अगर आप में दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब इतना आपने नोट कर लिया है। कुछ पॉइंट और बचा इसमें का, जो कि इस स्लिप में मैं दिखा देता हूँ। इसके नीचे लिखे कि इस दोष को दूर करने हेतु उचित दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा, आसान भी है, याद कर लेंगे। अब जस्ट एक प्रश्न फिर आपसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हो? तो दूर दृष्टि दोष था, पूछ लेगा तुरंत निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कुछ पास आ जाता है। समझ रहे हैं? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यही अंतर होता, कुछ नहीं, आप याद भी होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अब पूछता है हमेशा, ठीक है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोनों में से एक आएगा जरूर। ठीक है, दोनों याद होनी चाहिए आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? एक व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? अभी पढ़े हैं हम लोग जस्ट, तो आप लोग उत्तर देंगे कि यदि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में कौन सा? दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, क्या? दूरदृष्टि दोष होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 2 तरीके से पूछता है, इसे आपको लिख लीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछा 2 तरीके से। क्या पूछेगा कि एक व्यक्ति के चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, मनुष्य की आंख में कौन सा दोष है? या तो इसी क्वेश्चन के इस प्रकार भी बहुत बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में क्या? उत्तल लेंस लगा है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? कह रहा है कि व्यक्ति है वो चश्मा पहना है, चश्मे की जो ऊपरी भाग वो किसका? अवतल लेंस है, या निचले भाग जो है वो उत्तल लेंस लगा हुआ है। बताइए कि उस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, इस स्लिप में है, और इसका सोल्यूशन आप लोग उत्तर लिखेंगे क्या कि इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में कौन सा? जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। कौन सा? जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? द्विफोकसीय अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर इस प्रकार के रोग होगा तो अगर वो चश्मा इस्तेमाल जो करेगा तो उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग होगा। ठीक है, उसके निवारण के लिए। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3 तरह से पूछता है एग्जाम में, तीनों तरह में से कोई तरीका आपसे पूछ सकता है, तो हम तीनों लिख दिए हैं कि और कैसे भी एग्जाम में पूछे, आपको अगर तैयारी कराई जा रही है तो बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाए। ठीक है, देखिए किस ढंग से पूछ सकता है। तो पहला तो इस प्रकार पूछ सकता है कि नेत्र में क्या परिवर्तन किया जाए कि यह भिन्न दूरियों पर स्थित बिंबों को फोकसित कर सके। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि पक्षमाफी मांसपेशियों का आंख के समंजन में क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। या तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के इस प्रकार पूछ सकता है कि हम पास की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को भी देखने योग्य कैसे बनाते हैं। यह एनसीईआरटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि किसी प्रकार से पूछ सके। उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर बहुत ही इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको पूरा नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए, तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे कि नेत्र को भिन्न दूरियों पर स्थित बिंबों को फोकसित करने के लिए पक्षमाफी मांसपेशियों में तनाव को परावर्तित करना पड़ेगा। जब मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती हैं तो नेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा दूरस्थ बिंबों को यह स्पष्ट देखने में सक्षम होती है। जब समीप स्थित बिंब को देखा जाता है तो पक्षमापी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? स्टूडेंट सिकुड़ जाती हैं तथा लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है तथा इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? स्टूडेंट कम हो जाती है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। चलिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार और मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे तैयार कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है
देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां ये बोल रहा है कि एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। कह रहा है कि एक किरण आरेख दर्शाइए और ये बताइए कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश के क्या विक्षेपण कैसे होते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया है, आपको इस प्रकार देखना है। श्वेत प्रिज्म में यहाँ से श्वेत की प्रकाश किरणें जा रही हैं और टकराने के बाद यहाँ विचलन कोण उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पे प्रिज्म है और प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश किरणें यहाँ जा रही हैं, टकराने के जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ से देखिए पहला टकराव के कारण पहली प्रकाश किरणें जो ये लाल रंग, दूसरा क्या नारंगी, तीसरा क्या पीला, चौथा हरा, पांचवा नीला और छठवां आसमानी और सातवां बैंगनी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह प्रकाश की श्वेत प्रकाश में प्रकाश का विक्षेपण होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको चित्र बनाकर और अच्छे ढंग से दर्शाना है स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको चित्र वीडियो को रोक कर इस चित्र को बढ़िया से बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में को अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो स्टूडेंट उत्तर देंगे आप कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम विचलन किन रंग का होता है, लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन किसका, बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। तो स्टूडेंट आपको याद हो गया होगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब गुजरता है तो न्यूनतम किन रंगों का, लाल रंगों का, और अधिकतम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है प्रकाश का। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपने नोट कर लिया होगा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10वां यह अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। मात्र 10 क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं समाप्त हो गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र पर प्रतिबिंब दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो नेत्र पर प्रतिबिंब दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर आप लिखेंगे कि नेत्र से किसी वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम होने पर वस्तु क्या होने लगती है, धुंधली दिखाई पड़ती है। क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हम लोग, जबकि 25 सेंटीमीटर से दूर अनंत तक वो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। अगर 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक ले जा रहे हैं तो आपको धुंधली दिखाई देगी, लेकिन 25 सेंटीमीटर अगर दूर ले जा रहे हैं अनंत तक तो स्पष्ट दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये कह रहा है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10वां। अब तक मेरे 10 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय का बात कर लिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बाद दीर्घोत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर लघुत्तरीय प्रश्न, जितना मैं और लघुत्तरीय प्रश्न आपको नोट कराऊंगा सबको नोट करके इसका सॉल्यूशन लिख लेना है घर से और याद करके जाइएगा अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बार बार मैं नहीं कहूँगा, इन सारे क्वेश्चनों को आपको लिखना है। ठीक है, और याद करके ही जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए हमारे साथ कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठाकर देख लीजिए आप। ठीक है, कि मानव नेत्र की कौन सी समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि मनुष्य की आंखों के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है, स्वस्थ मानव की आंखों के लिए इनकी स्थिति बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया, कहने की जरूरत ना पड़े आपसे, ये बस आप देखिए नोट कीजिए, तुरंत इसका सलूशन याद कर लीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े मुझको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, जो कि 2 ढंग से पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछता है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देती है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का स्पष्ट रेखा चित्र बनाइए, एक रंग के लिए आपतन व विचलन कोण को निरूपित कीजिए। जैसा कि अभी देखें जस्ट मैंने हम लोग अति लघुत्तरीय में बात की है, वही पूछ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा लंग करना है। ठीक है, क्योंकि लघुत्तरीय है उसमें थोड़ा और ऐड करके आपको लिखना होगा क्रियाकलाप, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये वेरी मोस्ट IMP, इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है, इस दोष के निवारण करने का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है ये भी बता दिया हूँ, इसके निवारण क्या किस लेंस से किया जाता है वो भी बता दिया हूँ। बस इसमें अगर
अगर यह प्रश्न आ जाए तो देखिए यहाँ लिखा है सचित्र वर्णन करिए, तो इसका चित्र बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। देखिए और नीचे फिर वही आ गया, ये दूरदृष्टि दोष है ना, निकट वाला भी पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मैं जस्ट अभी बताया हूँ। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है अभी बताया हूँ, लेकिन किरण आरेख इसमें बना देंगे तो यह पूरा फुलफिल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब तक बस लघु उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन बताया हुआ, इसमें बस काम खत्म। इससे अलावा ये क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा लघु उत्तरीय में, ठीक है। बस मात्र 6 प्रश्न ही आपको तैयार करना है स्टूडेंट, ठीक है, ईमानदारी से। तब आप ये तैयार कर लेते हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का इस चैप्टर का, जो कि आपको पूरा पालन करना है, इसको नोट करके जाना है। चलिए स्टूडेंट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो मैं बोलूँगा उसको नोट करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, अगर टॉपर बनना है तो, ठीक है। क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 नंबर का पूछता है, मानव नेत्र बनाना आना ही चाहिए आपको। सचित्र वर्णन दीर्घ उत्तरीय में दे सकता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बताना है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना, वो भी किरण आरेख द्वारा खींचकर आपको बताना है। पहला प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और ईमानदारी से इसे तैयार भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें कि प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या है और किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको नोट करके याद करके जाना एग्जाम में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए, उचित चित्र बनाकर वर्ण विक्षेपण का मूल कारण भी लिखे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। जो मैं बोल दिया वो समझ लीजिए कि 100% सही बात है, ठीक है, आपको तैयार करके ही जाने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित निम्न घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। कह रहा है बताइए कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन पर जो आधारित निम्न घटना होती है उसको स्पष्ट कीजिए। कौन कौन घटना, तो पहला आपको बताना है कि तारों का टिमटिमाना, और दूसरा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, ये आपको कंडीशन बताना है उसमें। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मात्र 4 अगर याद कर लेते हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ इन चारों में से ही एक आएगा, ठीक है। चलिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब तक यह चैप्टर हम लोग बहुत ही संपूर्ण तरीके से पढ़ लिए हैं, बस बचा है इसका तो न्यूमेरिकल, जो कि कल मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा इसका न्यूमेरिकल, और इसका न्यूमेरिकल आपको देखना अनिवार्य होगा क्योंकि भाई आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो 200 लाइक तुरंत पहुंचा दीजिए इस वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास जा पाए और सभी लोग अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है। चलिए तब वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर तो करना ही है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।